तो बच्चों आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव चैप्टर का पूर्ण रूप से रिवीजन करने वाले हैं। पूरा का पूरा अगर क्लास विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड देखा जाए तो टोटल क्लास लगभग 12 से 15 दिन का है, 15 क्लास का है। लेकिन आज इसको हम लोग एक क्लास मैक्सिमम 10 मिनट टाइम लेंगे और उसमें हम लोग रिवीजन कर लेंगे। और ये जो रिवीजन होगा आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो इसलिए इसको मिस ना करें। ये बहुत ज़्यादा पूरा 12 से 13 दिन का क्लास आपको 10 मिनट के अंदर में रिकैप हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर जो है उस चैप्टर का अगर नाम दिया जाए तो हमने नाम रखा था विद्युत द्विध्रुव, अपने से चैप्टर का नाम रखा था। वास्तव में ये कोई चैप्टर नहीं था, टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर या किसी भी बुक के अंदर टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन हमने इसको चैप्टर का नाम दिया था विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव ये बेसिकली टॉपिक है, लेकिन ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए हमने इसको चैप्टर का नाम दे दिया था विद्युत द्विध्रुव। अगर अंग्रेजी में बोले तो इसको हमने बोल रखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इससे रिलेटेड बहुत लंबे क्लास तक ये चलता है, इससे रिलेटेड बातें बहुत सारी है, इसलिए मैंने इसको चैप्टर का नाम दे दिया था। बेसिकली सबसे पहले इस चैप्टर में हमने बात किया कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है भाई? तो जब दो बराबर परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे के बहुत बहुत ज़्यादा नज़दीक रख दिया जाता है, तो उस निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। यानी अगर कोई दो बिंदु आवेश हो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ले दोनों का परिमाण बराबर हो, अगर ये क्यू तो ये भी क्यू, लेकिन अंतर होना चाहिए, एक ऋण आवेश तो एक धन आवेश। जब दो बराबर परिमाण के आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति के एक दूसरे के बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज, ये देखने में आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दूरी पर है, लेकिन वास्तव में ये दूरी पर नहीं है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। आपको दिखाने के लिए इतना बीच में डिस्टेंस रखा गया है। तो जब दो बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, तो इस निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आगे की बातों को आसान रखने के लिए हम कुछ यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि ये इसका मध्य बिंदु होगा, और एक आवेश से इस मध्य बिंदु के बीच की दूरी को हम L से लिखेंगे, तो यहाँ से ये भी L से लिखा जाएगा। तो अगर बीच के दूरी, पूरे बीच के दूरी का बात किया जाए तो बीच के पूरा दूरी 2L हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक विद्युत द्विध्रुव का बेसिक कंस्ट्रक्शन हुआ। जैसे HCl, NaCl, H2SO4 ये सब विद्युत द्विध्रुव हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस विद्युत द्विध्रुव के पास कुल आवेश कितना है? कुल आवेश कितना है? तो भैया कुल आवेश कितना है? तो जितना यहाँ पर माइनस है उतना ही प्लस, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव के पास कुल आवेश 0 होता है, शून्य होता है, क्योंकि डेफिनेशन बोल रहा है दो बराबर परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज रखा जाता है, तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके आगे आता है टॉपिक विद्युत द्विध्रुव घूर्ण। किसको बोलते हैं भाई? तो विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का अगर बात किया जाए, विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का अगर बात किया जाए, तो विद्युत द्विध्रुव घूर्ण किसको बोलते हैं? बेसिकली बात किया जाए तो इसको वेक्टर P से लिखा जाता है। वेक्टर P से लिखा जाता है। किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण, किसी विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश के बीच के लंबाई को विद्युत द्विध्रुव घूर्ण बोलते हैं। यानी वेक्टर P बराबर विद्युत द्विध्रुव घूर्ण किसको बोलते हैं? तो किसी एक आवेश का परिमाण, यानी बोले तो Q गुना दोनों आवेशों के बीच के लंबाई को विद्युत द्विध्रुव घूर्ण कहते हैं। वेक्टर P बराबर Q इंटू 2L फॉर्मूला होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? तो देख सकते हैं, आवेश का कूलम्ब, लंबाई मीटर, कूलम्ब मीटर। इसका CGS मात्रक भी होता है डेबाई, डेबाई CGS मात्रक, जिससे पता चला कि एक डेबाई बराबर
1/3 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर होता है। इसका विमीय सूत्र भी होता है आवेश का IT, लंबाई का L, ITL। चूंकि ये सदिश राशि है इसलिए इसका दिशा भी होगा। दिशा किधर से किधर होता है? तो -q से +q की ओर विद्युत द्विध्रुव घूर्णन का दिशा होता है। क्यों? क्योंकि प्लस हमेशा माइनस को अपनी ओर खींचता है। प्लस हमेशा माइनस को अपनी ओर खींचता है, माइनस प्लस को अपनी ओर नहीं खींचता है, क्योंकि प्लस तो नाभिक के अंदर बंद है, वो कहीं जाइए नहीं सकता है, लेकिन केहू को बुला सकता है अपने पास। भले अपने अंदर नहीं ला सकता है लेकिन खींच सकता है किसी को, लेकिन उसको तो घर में बंद है, वो किसी को नहीं खींच सकता है। तो हमेशा प्लस माइनस को खींचता है, तो जब खींचेगा तो माइनस इधर की ओर बढ़ेगा। इसलिए विद्युत द्विध्रुव घूर्णन का दिशा हमेशा -q से +q की ओर होता है। बड़ा गर्मी है। ओके, तो ये बात समझ में आ गया विद्युत द्विध्रुव घूर्णन क्या होता है। वेक्टर P बराबर Q × 2L को विद्युत द्विध्रुव घूर्णन बोलते हैं। इसका सदिश राशि है इसलिए इसका दिशा -q से +q की ओर होता है। अब इसका हम लोग अनुप्रयोग पढ़ने चले, जिसमें 3 बेसिकली बात था। पहला तो था कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव है तो उसके कारण विद्युत तीव्रता आप बताइए। यानी अगर हम बात करें तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता, यही था टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता। कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव है तो उसके कारण आप विद्युत तीव्रता बताइए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई विद्युत तीव्रता है, यहाँ -q आवेश है, यहाँ +q आवेश है, इन दोनों का बीच का दूरी हो गया, ये कोई मध्य बिंदु है O। तो कोई बोल रहा है कि बताइए इसके कारण विद्युत तीव्रता कितना होगा। आपको एक आवेश के कारण विद्युत तीव्रता निकालने आता था कि भैया अगर कोई यहाँ पर +q आवेश है तो इसके कारण कुछ दूरी पर, r दूरी पर बताइए यहाँ पर कि विद्युत तीव्रता कितना होगा। तो इसको तो आपको पता था कि E बराबर 1/4 पे ε0 Q/r², हाथाना विद्युत तीव्रता होगा ना हो, ये बतिया आपको तो पता है। लेकिन यहाँ पर दो आवेश है, इस दोनों आवेश के कारण कुछ दूरी पर बताइए कि विद्युत तीव्रता कितना होगा, यह कैसे निकलेगा। तो एक ही प्रोसेस है कि कहीं पर भी विद्युत तीव्रता आपसे पूछा जाए तो एक बार +q आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता आप निकालेंगे और एक बार इस -q आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे, और निकालने के बाद में दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 2 आवेश है, किसी बिंदु पर 2 आवेश के कारण विद्युत तीव्रता पूछा जा रहा है, तो एक के कारण विद्युत तीव्रता निकालेंगे, दूसरा के कारण भी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। चूंकि विद्युत तीव्रता सदिश राशि है इसलिए सदिश नियम से जोड़ना पड़ेगा, जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस हम लोग लगा के डेरिवेशन करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो इसलिए डेरिवेशन नहीं किया जाएगा, यहाँ पर केवल और केवल रिवीजन किया जा रहा है। तो इसमें 3 कंडीशन आया था कि भैया अगर कोई विद्युत द्विध्रुव है तो बताइए आप इसके अक्ष पर, मध्य बिंदु O से r दूरी पर, इसके अक्ष पर बताइए ही जा कि विद्युत तीव्रता कितना होगा। तो पता चला कि जो अक्ष पर विद्युत तीव्रता होता है वो फार्मूला आया, एक बार प्लस के कारण निकाले, एक बार माइनस के कारण निकाले, निकालने के बाद दोनों को जोड़े तो फार्मूला आया 1/4πε0 2p वेक्टर बटा में r3, यही फार्मूला आया था। ठीक है, चूंकि विद्युत तीव्रता इस बिंदु पर इतना है और विद्युत तीव्रता सदिश राशि है तो इसका दिशा भी जरूरी है। दिशा किधर से किधर हुआ भाई, तो हम -q से +q की ओर, ये सब डेरिवेशन करने पर पता चलता है, -q से +q की ओर। अब -q से +q की ओर किसका होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा होता है। यानी अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में होता है। कितना होता है, तो इतना होता है। केस सेकंड आया कि इसके कारण निरक्षीय स्थिति पर बताइए, माने इसके मध्य बिंदु से लंबवत r दूरी पर बताइए कि विद्युत तीव्रता कितना होगा।
तो इसके लिए हम लोग को पता चला निरक्षीय में जब हम निकाले ई निरक्षीय, जो कि एकदम VVI होता है, 5 नंबर का एग्जाम में आपका पूछता है, डेरिवेशन वाला वीडियो जाके आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। ई निरक्षीय का जो फॉर्मूला आया, एक बार -q के कारण इस बिंदु पर निकाले, एक बार +q के कारण इस बिंदु पर निकाले, तो जो मेरा फॉर्मूला आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छूटा वेक्टर p बटा में r3, यही फॉर्मूला आया। चूंकि विद्युत तीव्रता सदिश राशि है तो इसका दिशा भी जरूरी है, तो यहाँ पर दिशा विपरीत आया, इधर आया, +q से -q की ओर आया था, +q से -q की ओर, यानी विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण के विपरीत आया था। कोनो दिक्कत ना। ये यहाँ पर जानना अब जरूरी नहीं है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके लिए आपको पूरा डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा। लेक्चर को जाके देखिए तो डिटेल पता चलेगा कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ केवल। तो निरक्षीय स्थिति में पता चला। अब फिर एक कंडीशन आया कि आप कहीं पर भी बताइए जैसे θ एंगल पर बताइए कि जब विद्युत तीव्रता कितना होगा r दूरी पर, यानी जनरल फार्मूला, जिसको ब्रह्मास्त्र हम लोग बोलते हैं, जनरल फार्मूला बताइए। तो इसका फार्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर p बटा में r3 √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये आया जनरल फार्मूला। तो इस प्रकार से 3 कंडीशन आया और हमने अलग अलग लेक्चर, तीनों का 1-1 घंटा का लेक्चर बना के अपलोड किया है कि कैसे आया, कहाँ से आया। तो इस प्रकार से ये तीनों कंडीशन हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता में देखें। इसके आगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का भी आया। इसके बाद में जो अगला टॉपिक इसमें था वो था विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव सेम टू सेम यही प्रोसेस करेंगे। विद्युत विभव आपको पते हैं, फार्मूला होता है V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। विद्युत विभव के बारे में नहीं पता है तो उसका लेक्चर जाके देखिए पूरा डिटेल। इसमें भी यही कंडीशन, तीनों कंडीशन आएगा कि भैया अगर कोई विद्युत द्विध्रुव है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर -q आवेश है, कोई यहाँ पर +q आवेश है, इन दोनों का बीच का दूरी है कुछ 12, मध्य बिंदु है O। तो पहला कंडीशन तो यही कि बताइए इसके अक्ष पर, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर बताइए अक्ष पर विद्युत विभव कितना होगा। तो वही प्रोसेस करेंगे। एक बार +q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे, एक बार -q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे। चूंकि विद्युत विभव अदिश राशि है इसलिए डायरेक्ट ऐड कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो पता चला कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव है, अक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव है V अक्षीय, वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P चाहे P बटा में r²। चूंकि ये अदिश राशि है तो दिशा का कोई मतलब ही नहीं रहता है, तो अक्षीय स्थिति में इतना आया। फिर जब हमने निकाला निरक्षीय स्थिति में, लंबवत बताइए यहाँ पर r दूरी पर कि विद्युत विभव कितना होगा, तो V निरक्षीय आया, V निरक्षीय आया 0 आया V निरक्षीय। यही तो एक कंडीशन है। कैसे निकाले, तो वही प्रोसेस, एक बार -q के कारण एक बार +q के कारण ला के जोड़े तो देखे कि 0 आया, वही प्रोसेस। तो यही तो एक कंडीशन है। निरक्षीय स्थिति एक ऐसा स्थिति है जहां पर विद्युत विभव शून्य होता है लेकिन विद्युत तीव्रता होता है, विद्युत तीव्रता होता है लेकिन विद्युत विभव शून्य होता है। ये एग्जाम में पूछा है कई बार। इसके बाद में इसका सामान्य फार्मूला भी आया कि बताइए θ एंगल पर बताइए कि यहाँ पर विद्युत विभव कितना आया होगा। तो भी सामान्य का जब हम लोग फार्मूला डिराइव किए तो पता चला ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos θ अब बटा में r²।
ये भी सामान्य का फॉर्मूला आया। तो इस प्रकार से विद्युत विभव और विद्युत तीव्रता हमने दोनों को निकाल लिया। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, पिछले वाला को अगर आप देखते हैं इसमें, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है कि ई अक्षीय और ई निरक्षीय के बीच क्या संबंध है। तो आप देख लीजिए, ई अक्षीय में हैजा 2 से मल्टीप्लाई है, लेकिन हैजा 2 से मल्टीप्लाई नहीं है। इसका मतलब कि हमेशा ई अक्षीय ई निरक्षीय का दोगुना होता है, यानी ई अक्षीय जो होता है, ये देखिए 2 से गुना है में, ये डबल होता है ई निरक्षीय का। अगर आपको अक्षीय पता है तो निरक्षीय पता कर लेंगे, या निरक्षीय पता है तो अक्षीय पता कर सकते हैं। और दिशा विपरीत होता है, अक्षीय का निरक्षीय से विपरीत होता है विद्युत तीव्रता की स्थिति में। और विद्युत विभव तो अदिश राशि है, उसमें कोनो सवाल पैदा नहीं होता है। और विद्युत विभव में दिशा का कोई संबंध नहीं है, जिसमें निरक्षीय स्थिति एक ऐसा स्थिति है जहां विद्युत विभव शून्य होता है लेकिन विद्युत तीव्रता उपस्थित होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे हम लोग आए, जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक में हम लोग आए कि भैया विद्युत क्षेत्र से। अब हम लोग आए कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को अगर हम रखते हैं पर बल आघूर्ण, जैसा कि आपको पता होगा कि अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु को आप आगे की ओर चलाना चाहते हैं, सीधी रेखा में गति कराना चाहते हैं, तो उसको बल की जरूरत होती है, उस वस्तु पर बल लगाना पड़ता है। लेकिन वही अगर किसी वस्तु को आप घुमाना चाहते हैं तो उस वस्तु को घुमाने के लिए बल आघूर्ण की जरूरत पड़ती है। यानी अगर कोई वस्तु घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो गारंटी है कि उस पर बल आघूर्ण लगेगा। तो यहाँ कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। अगर किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो बताइए उस पर बल आघूर्ण कितना लगेगा। अगर हम मानते हैं कि विद्युत क्षेत्र समरूप है, माने प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता समान है, तो जैसे कि हमने एज्यूम किया कि यह विद्युत क्षेत्र है जिसका दिशा कुछ इधर है, वेक्टर ई, और इसमें एक विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है, विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है, मान लीजिए माइनस ये प्लस। जैसे ही विद्युत द्विध्रुव को रखिएगा, ये प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश, तो इस प्लस क्यू आवेश पर विद्युत बल लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में जब आवेश होता है तो उस पर विद्युत बल लगता है। कितना लगेगा? तो F बराबर आवेश I इंटू विद्युत क्षेत्र QE। ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, इधर लगेगा F बराबर Q इंटू E। इस प्रकार से ये वाला पार्ट उधर जाएगा और ये वाला पार्ट इधर, और इस प्रकार से ये विद्युत द्विध्रुव ऐसा रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा, और घूम के ये समानांतर आ जाएगा विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र के। तो भैया ये ऐसे था, यहाँ से ऐसे घूमने में घूम गया, तो घूमा तो इस पे बल आघूर्ण लगा होगा ना, तो बताइए बल आघूर्ण कितना लगा होगा, यही आपको डिराइव करना होगा। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यही राइज हो सकता है कि विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल कितना लगा। तो भैया जितना बल ए पर होने लगा उतने बल है ने, एक मतलब ए पर कुल बल कितना लगा? शून्य लगा, जितना होने उतने है ने। एक वस्तु पर दो बराबर बल विपरीत दिशा में लगते हैं तो कुल बल 0। अब बल आघूर्ण कितना लगा, तो जब हम डिराइव करेंगे तो पाएंगे कि जो बल आघूर्ण लगा, अगर विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P है तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E लगा। या फिर पाएंगे कि इस क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए इसे P साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और बल आघूर्ण सदिश राशि है तो दिशा के लिए n कैप लिख सकते हैं। अब इस सदिश राशि है तो इसका दिशा किधर होगा? तो जिस तल में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और विद्युत क्षेत्र है, इस तल के लंबवत, मान लीजिए कि इधर है एक उधर है, तो हो सकता है विद्युत बल आघूर्ण इधर लगा होगा चाहे अंदर लगा हो। ये कैसा पता चलेगा? तो राइट हैंड थंब रूल से, वेक्टर में आप पढ़े हैं, राइट हैंड थंब रूल यहाँ लगा के बल आघूर्ण का दिशा बता सकते हैं। ठीक है। अब सबसे कब 0 लगेगा भैया? तो जब वैल्यू
अगर एंगल थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा तो साइन जीरो का वैल्यू 0, तो टॉर्क 0, यानी 0 डिग्री कोण पर, यानी जब विद्युत क्षेत्र के समानांतर विद्युत द्विध्रुव घूर्ण हो तो बल घूर्ण 0 लगेगा। जब 90 डिग्री पर होगा तो साइन 90 का वैल्यू 1, तो बल घूर्ण मैक्सिमम लगेगा, माने 90 डिग्री पर टाउ मैक्सिमम लगेगा। 180 डिग्री पर साइन 180 का वैल्यू 0, टॉर्क 0 लगेगा। यानी 90 डिग्री पर सबसे अधिकतम बल घूर्ण लगता है। 0 डिग्री पर बल घूर्ण 0, 180 डिग्री पर बल घूर्ण 0। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना। अब सोचो अगला बात। अब अगला बात यहाँ पर यही है कि जब ये घूमा है भैया, जब ये घूमा है तो घुमाने में काम करना पड़ा होगा। अगर कोई वस्तु पर बल लगता है, वस्तु में विस्थापन होता है, तो कहते हैं वस्तु पर बल द्वारा काम किया गया है। वर्क का डेफिनेशन यही है। अगर कोई वस्तु घूमता है तो वस्तु पर लगने वाला बल गुण लगा, उसमें कोणीय विस्थापन हुआ तो उस पर भी काम किया गया। तो ये वस्तु को यहाँ से ऐसे घुमाने तक में कितना काम किया गया, जब इसका डेरिवेशन निकालेंगे तो W बराबर P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आता है। W बराबर P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब भाई घुमाने में काम भी किया गया तो उसको थीटा डिग्री तक ले जाने में उसके पास कितना ऊर्जा होगा, ऊर्जा एनर्जी कितना होगा, स्थितिज ऊर्जा उसके पास कितना होगा। तो स्थितिज ऊर्जा जो है U बराबर माइनस वेक्टर P और डॉट वेक्टर E होता है, डॉट वेक्टर E, ठीक है। या बोले तो U बराबर माइनस PE कॉस थीटा। इतना पढ़ना है, ये टोटल क्लास पढ़ने में 15 दिन 10 दिन से ऊपर लगता है। आपको मैंने कम से कम टाइम में कोशिश किया कि रिवाइज करा दे। ओके, तो इतना से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। थैंक यू।